टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर 2026-28 के लिए पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है साक्षरता और कक्षा कक्ष में मौखिक भाषा का प्रयोग, यानी कि ओरल लैंग्वेज यूज्ड इन क्लासरूम कैसे किया जाता है। हम लोग ओरल लैंग्वेज का प्रयोग क्लासरूम में कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। क्लास 4 हम लोग आज पढ़ रहे हैं टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर। आप लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लास्ट तक बने रहें। तो टॉपिक आपका है साक्षरता। पहले हम लोग जानेंगे साक्षरता क्या है। साक्षरता जो है निरक्षरता का विलोम शब्द है, उल्टा में इसको बोलते हैं निरक्षरता, और ये साक्षरता जो है शब्द है। साक्षरता का मतलब है कि अक्षर ज्ञान से होता है, यानी कि साक्षरता के अंतर्गत पढ़ना, लिखना और गणना करना आता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से अक्षरों का ज्ञान रखता है और अपने हस्ताक्षर कर लेता है और लिखना भी जानता है और थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान के आधार पर हिसाब किताब रख लेता है, उसे साक्षर कहा जाता है। क्योंकि साक्षरता जो है हमारे देश में अधिकांश लोग गांव में बसते हैं। भारत गांवों का देश है, 90% लोग गांवों में रहते हैं। प्रजातंत्र के लिए निरक्षरता अभिशाप है। क्योंकि हमारा देश प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो इसमें एक निरक्षर होना हम लोगों के लिए बहुत ही ड्रॉबैक है। निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि लोगों को लिखना, पढ़ना और गणना करा सिखाने के लिए बहुत से साक्षरता कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे अंजोर शिक्षा हुआ, भारत साक्षरता मिशन हुआ, ये सारी चीजें जो है वो चलाया जाता है। चूंकि साक्षरता किसी भी तांत्रिक देश के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्यों आवश्यक माना जाता है? क्योंकि भारत में साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। साक्षरता जो है प्रजातांत्रिक देश के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्यों आवश्यक माना जाता है? क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही शासक का चुनाव करती है और निरक्षर जनता किस प्रकार अपने अच्छे शासक का चुनाव कर सकती है। तो साक्षर होगे तो हमारा सरकार भी अच्छे लोग को चुनाव करेंगे और विकास भी हमारा नए आयाम पर होंगे। तो ये हुआ साक्षरता। साक्षरता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है कि कक्षा कक्ष में मौखिक भाषा जो प्रकाशन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। मौखिक भाषा का प्रयोग जब आप क्लासरूम में करते हैं तो कक्षा कक्ष में कैसे आप ध्यान रखकर आपको कक्षा कक्ष में ओरल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। तो क्या शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए? एक एक चीज को ध्यान रखना है। पहला आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण के अभ्यास के लिए अपना त्रुटियों को ठीक करने के लिए स्वर यंत्रों को साधा जाए। जो भी त्रुटियां होती हैं, जब बच्चे गलती करते हैं उसको सुधार करने के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी टेप रिकॉर्डर हुआ, उसके बाद रिकॉर्डर हुआ, इस तरह से हम लोग को पीपीटी हुआ, ये सारा प्रयोग करते हैं ताकि उसके द्वारा बच्चे जो है अपनी गलतियों को सुधार कर सके। यदि कोई बालक प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसका कारण डॉक्टर द्वारा खोजकर उसके संरक्षक को सूचित किया कराई जाए। यानी कि अगर वो नेचुरल रूप में बच्चा तुतला रहा है, वो रॉन्ग चीजें बोल रहा है, शुद्ध नहीं उच्चारण कर रहा है, तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि डॉक्टर को इसको कारण का पता करें और उसको संरक्षक यानी माता पिता को सूचित करें, तभी बच्चे जो है शुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे। कभी कभी डॉक्टरी प्राकृतिक कारण से भी बच्चे अशुद्ध बोलने लगते हैं। नेक्स्ट हमारे कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारण से भी बच्चे शुद्ध बोलने के बाधक होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि भय से बच्चा बोलने में हिचकाता है, हकलाता है, ये शुरू कर देता है और धीरे धीरे अशुद्ध बोलने की आदत पड़ जाती है, गलत बोलने की आदत पड़ जाती है। तो बालक को भय की भावना को निकालकर अभ्यास द्वारा कठिनाई को दूर की जा सकती है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि उस बच्चा को में भय की भावना नहीं आ पाए और भय की भावना से निकालकर आप अभ्यास के द्वारा कठिनाई को दूर करके आप बच्चे को शुद्ध बोलना सिखा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को चिढ़ाने और हंसी उड़ाने पर भी बालक अशुद्ध और हकलाना शुरू कर देता है। कभी कभी क्लासरूम में बच्चे जो हैं उसके बात पर हंसने लगते हैं, तब वो बच्चा जो है कभी कभी वो अशुद्ध बोलने लगता है और हकलाने लगता है। तो जिससे उन्हें कुछ समय बाद क्या होता है कि ये आदत जो है अशुद्ध बोलने का और हकलाकर बोलने की आदत पड़ जाती है। और ये अशुद्ध जो है माता पिता, अशुद्धियां जो है माता पिता, संरक्षक और शिक्षक के सहयोग और प्रयास से ये दूर किया जा सकता है। ये सबकी आपको प्रयास करना होगा। क्लासरूम में अगर बच्चे उसको देखकर हंस रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको मना करें। माता पिता अगर घर के अगल बगल पड़ोसी अगर कोई कुछ तरह बात बोल रहा है तो माता पिता उसको प्रयास करना चाहिए।
नेक्स्ट है कि शिक्षक को बोलने का आदर्श दृष्टांत उपस्थित करें। एक मॉडल के तौर पर, एक शुद्ध उच्चारण के तौर पर बच्चों को उपस्थित करना चाहिए। जब वो शिक्षक बोलें तो कोई तेजी उसमें नहीं हो, कोई क्रोध की भावना नहीं हो और कोई जल्दीबाजी शीघ्रता ना हो, तब बच्चे जो हैं वो सीख पाएंगे मौखिक भाषा। नेक्स्ट है कि भाई किसी भी प्रकार का संकोच बच्चों में ना हो पाए। बच्चे को आप अपने मिलाकर बच्चे को बस स्वतंत्र भावना छोड़कर आप संकोच की भावना को दूर कर सकते हैं। ये भी शिक्षक को करना चाहिए, तभी मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बालक किसी प्रकार अपने को कक्षा के अन्य छात्रों से हीन न समझे, इसके लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ये शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चा अन्य बच्चे को कोई प्रकार का छोटा या कमजोर नहीं समझे। इसके लिए शिक्षक को बीच बीच में आपको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कि बोलने की कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा कठिनाई अनुभव करते हैं, जिनको शुद्धता ज्यादा होती है, तो उनको आप ज्यादा रिवाइज करवाएंगे, जिससे धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि साहस और स्वावलंबन का भी विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालकों के उत्तरपूर्ण हो, जिससे बालकों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर मिले। कोई भी प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से बोलने का उसको क्षमता होनी चाहिए कि छात्र अपने हिसाब से बोल सकता है, तभी वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बोलते समय स्वरता यानी और वाणी में उतराव चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। देश काल और पात्र के अनुसार ही भाव प्रकाशन हो, जैसे शब्द हो वैसे उसका भाव होना चाहिए। वाणी में उतराव चढ़ाव होना चाहिए। अगर कविता आप पढ़ा रहे हैं तो लयात्मक उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह पर ध्यान रखेंगे तो मौखिक भाषा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट होता है कि भाषा में सरलता होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए और ललित होनी चाहिए। भाषा एकदम सरल हो, भाषा एकदम मधुर हो और भाषा जो है ललित हो, इंटरेस्टिंग फुल हो, ये आपको ध्यान रखना है, तभी मौखिक भाषा का प्रयोग हो पाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा जो है प्रत्ययता और व्याकरण के दोष से रहित हो, यानी कि भाषा में क्या होना चाहिए कि भाषा में कभी भी आपको बोली का प्रयोग कम करना है और व्याकरण की अशुद्धियां को कम करना है। ये जितना ही बोली और अशुद्धियां का कम होगा, उतना ही मौखिक भाषा का प्रकाशन बहुत अच्छे से होगा। मौखिक भाव प्रकाशन के अन्य साधन भी हैं, बहुत से साधन का प्रयोग करके मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप कहानी के द्वारा भी मौखिक भाव का प्रकाशन कर सकते हैं, क्योंकि कहानी जो है सुनना और सुनाना बालक की प्रिय वस्तु होती है और इसमें जिज्ञासा, अवधान और रुचि का विकास होता है। इसके द्वारा भाषण में क्या होता है कि स्वाभाविकता प्रवाह का उत्पन्न किया जा सकता है और इसमें मनोरंजन के साथ उसकी कल्पना शक्ति को भी सजग किया जा सकता है। तो कहानी के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को मौखिक भाषा सिखा सकते हैं। दूसरा है कि सत्संग के माध्यम से भी कर सकते हैं। सत्संग मतलब होता है सही का संग, यानी सत्संग का हमेशा हमारे भाव प्रकाशन बहुत प्रभाव पड़ता है। साधारणतः ये देखा जाता है कि बालक जैसे वातावरण में रहेगा, उसका उसी प्रकार का वार्तालाप या भाव प्रकाशन होगा। यानी कि शुद्ध, सुंदर, योग्य, शिष्ट बालक स्वस्थ और शिष्ट वातावरण में ही पाए जाते हैं। यानी कि सही बच्चों के साथ अगर बच्चा रहे, सही उच्चारण अक्षर के संग साथ बच्चा रहे, तो वो शुद्ध ही सीखेगा। ये हुआ। नेक्स्ट हम प्रकाशन के लिए कर सकते हैं कि संवाद के माध्यम से भी, चूंकि पाठ संवाद में पाठों में संभाषण और शिक्षक से अभ्यास भली प्रकार से बनाया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न जब अवसर में योग्य भाषा का अभ्यास कराने के लिए अध्यापक को संवाद पाठ कराते रहना चाहिए। संवाद पाठ से क्या होता है कि बालक देश काल और पात्र के अनुसार वार्तालाप करने की महत्ता को समझते हैं और अभ्यस्त हो जाते हैं। तो कोई भी रोल बच्चे को देना चाहिए, रोल अगर वो डिस्प्ले करेंगे तो उससे भी बच्चे जो है भाव प्रकाशन उसका होगा। वाद विवाद से भी हम लोग भाव प्रकाशन कर सकते हैं, क्योंकि वाद विवाद बालक को मानस द्वार खोलने की पूंजी है। इससे क्या होता है कि अध्ययन, मनन और चिंतन का अभ्यास होता है, तर्क की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और अपने विचारों को सुसंगठित, सुव्यवस्थित रूप से रखने में बालक को प्रयास करने लगता है। तो वाद विवाद से भी कर सकते हैं। चित्रमाला के द्वारा भी हम लोग बच्चों को मौखिक भाव प्रकाशन कर सकते हैं, क्योंकि चित्रों को दिखाकर इससे विषय में बालक के भावों को सचेत कर मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा के विभिन्न साधन का प्रयोग करके बालक को एक सफल व्याख्यानदाता बनाया जा सकता है। ये शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये सारा हम नोट्स जो है पीडीएफ में प्राप्त करें, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 151 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं वो सारा सेम पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। सारा सिलेबस को कवर किया गया है। सारा पेपर को 151 में आपको मिलना है। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
सारे पेपर्स को आपके मिलेंगे। लगभग 700 से 800 पेज में आपका पूरा पीडीएफ होगा। आप उसको सुंदर ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है डिस्प्ले पर, इससे आपको डायरेक्ट मैसेज करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसी नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे करके पैसे 151 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर भेजेंगे और इसी नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इस तरह से हमसे जुड़ने के लिए आप जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।